बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले ओवरऑल अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ वो ये था कि जो कुछ भी दिया आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत सराहा भी। नो डाउट मुझे अच्छा लगा आपके प्रयास से। मैं इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करने की मेरे अंदर और प्रेरणा हुई और अल्टीमेटली मैं उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। हालांकि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा ब्रेक हुआ आपको चैप्टर आगे करने में, बट आज आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो एक्सरसाइज 13.1 खत्म करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 13.2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.2 में जो इवेंट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट का। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट इवेंट होती क्या है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है जब किसी पहली घटना पर आप निर्भर ना हो, इंडिपेंडेंट हो, जैसा वर्ड बोलता है। तो कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैग में 4 ब्लैक और 6 वाइट बॉल डाले हुए हो। आपको एक ब्लैक बॉल निकालनी है, या यूँ करिए एक बॉल निकालनी है। वो ब्लैक भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है। तो मान लीजिए वो जो बॉल निकाला आपने वो ब्लैक आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/10। सिंपली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/10। नाउ अब मान लीजिए आप एक ब्लैक बॉल निकालने के बाद दूसरी बॉल आप निकालना चाहते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जो बॉल आपने निकाली उसको वापस डाल दीजिए तब दूसरी निकालिए, या दूसरा ऑप्शन है कि जो आपने बॉल निकाली वो किनारे रखिए और फिर आप उसी बॉल मतलब बैग में से आप दूसरी बॉल निकालिए। तो इन दोनों ऑप्शन को जब देखिएगा, उसको कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अगर मान लीजिए आपने बॉल निकाली, वो ब्लैक निकली, ठीक है, देखा आपने और वापस उसी में डाल दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, तो काउंटिंग तो सेम है ना। दूसरी घटना के लिए काउंटिंग सेम है। मान लीजिए वो ब्लैक बॉल निकली दूसरी वाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए आपका 4/10 पहली प्रोबेबिलिटी होगी पहली बॉल की, और दूसरी वाली जब निकालेंगे अगर वो भी ब्लैक आई, दैट मीन्स PBB, यानी 4/10 इंटू 4/10। ये जो दूसरी वाली जो निकाली, इसका पहले वाली काउंटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेम मिल गई आपको। कब? जब बॉल आपने वापस डाल दी, राइट। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी दूसरी जो घटना हुई वो पहले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले वाले पर क्या था क्या नहीं था, तब बोलते हैं उसको इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ अगर मान लीजिए आपने पहली बॉल निकाली, वो ब्लैक आ गई सपोज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10। सिंपली उसको निकालने के बाद आपने क्या करा, उस बॉल को निकाल के आपने उसको एक किनारे रख दिया। जब आपने उस बॉल को किनारे रखा तो आपकी टोटल जो काउंटिंग हुई कम हो गई। पहले 10 था, टोटल 9 हो गई, ठीक है। अब चूंकि ब्लैक बॉल बाहर निकाली है इसलिए ब्लैक में भी काउंटिंग कम हो गई, यानी आपका 3 हो गया, ब्लैक 3 हो गया और ओवरऑल 9 हो गया। तो अब अगर आप दूसरी बॉल निकालेंगे और बाय द वे वो भी ब्लैक निकला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 4/10 पहले का था, इंटू दूसरी 3/9, ये हो 3/9। तो चूंकि जो दूसरी वाली जो घटना है वो पहले पर डिपेंड थी, क्योंकि आपने एक बॉल कम कर दिया किनारे रख के, ठीक है। इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। बॉल को आपने वापस नहीं डाला, ठीक है, और आपने सेकेंड बॉल निकाली, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10 और 3/9 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। ये जो रिजल्ट आएगा। नाउ अब जब ये डिसाइड हो गया कि अब कॉन्सेप्ट इस पूरी एक्सरसाइज में इंडिपेंडेंट इवेंट का है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट होगा, मतलब बॉल निकाली जाएगी पहली और नाउ एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले जो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके आगे बढ़ते हुए अब एक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि E एंड F, मान लीजिए कोई इवेंट E है और कोई दूसरी इवेंट F है। अगर ये दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है तो कहते हैं कि इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट then PE intersection F
इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए जो आए, ऐसे पीई का निकाला जाए और पीएफ का निकाला जाए क्रॉस चेक करने के लिए, और इनका प्रोडक्ट केयर सेम आता है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 का। 13.2 में कह रहा है कि ये पी ए इक्वल टू 3/5। देखिए, पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5। तो कह रहा है फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड पी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। कब? जब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो कह दिया उसने कि इंडिपेंडेंट है, बस सिंपल इसकी वैल्यू डाली और निकाल लीजिए, आ गया। ठीक है, ये होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो, 2 कार्ड निकाले जाते हैं एट रैंडम और भी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब वापस नहीं डालना। वापस नहीं डाला मतलब केप्ट साइड। तो यानी दूसरी जब आप कार्ड निकालेंगे तो नो डाउट कार्ड में नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो जाएंगे आपके। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। जैसा मैंने बताया था, अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो तो दूसरी घटना पहले डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, बट अब चूंकि आपने कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब उस कार्ड को आपने किनारे रखा, उसके बाद निकाला तो कार्ड कम हो गया, यानी अब ये डिपेंडेंट इवेंट हो गई। राइट, तो कोई बात नहीं। तो अब निकालते हैं। अब इसमें ये कहा कि पहला कार्ड, पहले कार्ड के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? पी ब्लैक। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो सिंपली पी, अगर केवल ब्लैक की बात की जाए तो पी ब्लैक इज इक्वल टू 26/52। 26 क्यों भाई? दो ही कलर होते हैं, आधे ब्लैक और आधे रेड, तो ब्लैक का प्लस 26 हो गया। ठीक है, लेकिन जब दूसरा कार्ड निकाला जाएगा तो कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कार्ड कम हो गया, यानी 52 के बजाय अब 51 हो गया। ठीक है, और एक ब्लैक निकल चुका है तो 25 हो गया। तो कहने का मतलब पी बी बी यानी दोनों ब्लैक कार्ड, तो ये हो जाएगा 26/52 इंटू, अब एक कम हो गया तो 25/51। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 ऑरेंज सेलेक्ट किए जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब केप्ट साइड, जो निकाला आपने उसको किनारे रख दिया, तब जाके दूसरा निकाला। उसके बाद कह रहा है इफ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड टू सेल। मतलब अगर वो तीनों के तीनों ऑरेंजेस सही मिले एक एक करके निकालने के बाद, तब उस बॉक्स को सेलिंग के लिए अप्रूव किया गया। राइट, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर तीनों के तीनों गुड नहीं है तो बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, टोटल 15 है, और उनमें से 15 में से 12 ऑरेंजेस गुड है और 3 ऑरेंजेस बैड है। और फाइनली ये कह रहा है कि द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। इसका मतलब तीनों सही हैं, तीनों अच्छे ऑरेंजेस थे। तो देखिए, पहला ऑरेंज अगर निकालते हैं, पी गुड है ना, बोलिए पहला ऑरेंज पी फर्स्ट ऑरेंज। ठीक है, पी फर्स्ट ऑरेंज, तो इसकी फर्स्ट गुड, तो इसकी हो जाएगी आपका फर्स्ट ऑरेंज 12/15। राइट, अब दूसरा निकालेंगे, लेकिन जो ऑरेंज निकाला आपने उसको किनारे रख दिए, तो क्या बनेगा? पी फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये बनेगा 12/15 इंटू 11/14, क्योंकि ये कम हो गया। फिर तीसरे के लिए जब आप दिखाएंगे पी अप्रूव्ड फॉर सेल, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड,
ये तीनों जब गुड होंगे तब अप्रूव फॉर सेल होगा। तो 12/15, ठीक है, 11/14 और ये 10/13, तीनों का प्रोडक्ट, इट्स योर आंसर, राइट। नाउ एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। कॉइन और डाइस, अनबायस्ड और बायस्ड, अनबायस्ड मतलब फेयर डाइस है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो कह रहा है इफ एक कॉइन और एक डाइस दोनों टॉस किया जाता है तो नो डाउट उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कॉइन टॉस करेंगे हेड और टेल आएगा, और उसके साथ डाइस है तो H1, H2, H3, H4, H5 और H6, H फॉर हेड। और ऐसे ही अगर टेल आता है तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये ओवरऑल जो है आपके 12 सैंपल एलिमेंट बनेंगे। नाउ ए क्या कह रहा है, द कॉइन शोज हेड, इसका मतलब ये पहले वाली पूरी लाइन ली जाएगी। बी कौन सी इवेंट है, बी के लिए कह रहा है कि 3 ऑन द डाई, 3 आना चाहिए डाइस पर। तो देख लीजिए यही दो ऑप्शन है 3 वाले, तो H3 और T3 ये दो बनेंगे, राइट। अब कह रहा है प्रूव करिए इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, ये चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। तो देखो अब इसका ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं दोनों का कॉमन, तो H3 विल बी द कॉमन, दिस वन H3 विल बी कॉमन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे, तो ये 1 एलिमेंट हुआ सिंगल और टोटल आपके 12 है, तो 1/12 हो गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। नाउ अब निकालेंगे पी ए है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और टोटल 12 है, तो 6/12 हो जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी। नाउ ऐसे 1/2। नाउ पी बी क्या है, 3 ऑन द डाई, सैंपल एलिमेंट 2 है आपके H3 और T3, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/12, तो रिड्यूस करके 1/6 आ गया आपका। नाउ अब पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई किया हमने, तो 1/2 इंटू 1/6 दैट इज 1/12, और ये 1/12 आपका पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। तो इस तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी ये जो इवेंट है, ये जो घटना है क्वेश्चन नंबर 4 में दी हुई, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक डाई जो है उस पर फर्स्ट 3 नंबर्स 1 2 3 रेड कलर में है और जो है 4 5 6 ग्रीन कलर में है, राइट। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ए एक ऐसी इवेंट है कि कह रहा है द नंबर इज इवन, तो इवन नंबर क्या होगा इधर 2 4 और 6, देखिए हमने। बी कह रहा है नंबर इज रेड, यानी ये 1 2 और 3 कलर, ये बन गया आपका। अब कह रहा है, अब आप निकालिए, कह रहा है कि ये बताओ ये दोनों ए और बी इवेंट ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चेक करना हमारे को। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में ये बी आपका ये कॉमन है आपका, सिंपली तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, अब ये सिंगल एलिमेंट है और टोटल 6 है, तो कितना हो जाएगा 1/6। ऐसे पी ए हो जाएगा आपका 3 एलिमेंट है, टोटल 6 है, तो कितना हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2, राइट। ऐसे पी बी निकाल लीजिए, पी बी कितना होगा, वही 3 एलिमेंट है, दिस इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। नाउ क्या पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो 1/6 है और पी ए इंटू पी बी, देखिए पी ए इंटू पी बी, अब ऐसा है नहीं, नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6 है और पी ए और पी बी का प्रोडक्ट 1/4 है, तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स इवेंट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विद पी ई इक्वल टू 3/5, PE इज इक्वल टू 3/5, PF है आपका 3/10, PF इज इक्वल टू 3/10, सिंपल। नाउ PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/5, पूछ रहा है इंडिपेंडेंट है या नहीं है, देख लो आप, तो कितना होगा 9/50, तो PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE
इंटू पी एफ, साफ साफ दिख रहा, पी इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/5, दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू 3/10, दिस इज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स इवेंट E and F are not independent. Simple. Question number 7. Given that the event A and B are such that PA equal to 1/2, PB equal to small p, PA union B equal to 3/5. अब देखिए हमारे को ये कह रहा है फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले आपको ये बता दें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। ऐसे दो इवेंट जिनमें कॉमन नहीं मिलता कुछ भी, ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेम ऐसे ही बोला जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव में क्या होता है, ए और बी का अगर यूनियन करते हैं तो वापस होल सैंपल स्पेस मिल जाए हमारा, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कह रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात वही कह रहे हैं कि व्हेन इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसका बाद अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, क्योंकि नेचुरली अगर कोई एलिमेंट है प्रोबेबिलिटी 0 होगी। उसके बाद बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, दिस इज द डिमॉर्गन्स लॉ, दैट इज पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने सेट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी यहाँ दिया हुआ है और हमको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर संयोग से दिया हुआ है कि क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की 0 हो जाएगी, तो हमने 0 डाल दिया। उसकी वैल्यू डाला आपने, पी ए यूनियन बी की वैल्यू डाला 3/5, पी ए ऊपर दिया हुआ 1/2, पी बी दिया हुआ है स्मॉल पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इसलिए इसका आंसर 0 होगा, ये डाल दिया हमने। और फाइनली इसको सॉल्व करके हमने पी की वैल्यू 1/2 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, पहले क्वेश्चन में तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट था, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो आपको पता है पिछली एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये मेन कंडीशन थी इंडिपेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ना पी ए आपका 1/2 दिया हुआ और पी बी स्मॉल पी दिया हुआ, तो प्रोडक्ट करके आपका p/2 आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ आ गई p/2। अब बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमने डाला 3/5, पी ए की वैल्यू 1/2 प्लेस किया, पी बी ऑलरेडी स्मॉल पी कह रहा है और पी ए इंटरसेक्शन बी की हमने वैल्यू निकाल रखी है p/2। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इधर ले आया, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस p/2, तो p/2 हो जाएगा। फाइनली 1/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, इज इक्वल टू p/2, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 4 पार्ट हैं फुल। कह रहा है लेट a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 0.4। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, कब, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो। सिंपली हमने उसी फार्मूले को यूज किया, उसकी वैल्यू डालेंगे, पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4 जो दिया हुआ है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0.12 आएगा। सेकेंड पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको निकालना है। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसमें क्या है हमने बताया आपको, ये एक थ्योरम होता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपने पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी 0.12 निकाल रखा है, पी ए आपको पता ही है, पी बी आपको पता ही है, दोनों वैल्यू डाल के माइनस कर दीजिए 0.12 को और फाइनली 0.58 आ जाएगा आपका, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है, पी ए बाई बी। पी ए बाई बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड।
दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था पी ए बाई बी, बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज गिवन। तो इसका फार्मूला होता है पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हम 0.12 निकाल चुके हैं और पी बी हमें पता है 0.4, इसकी वैल्यू डाला, डिवाइड किया, 0.3 है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका पी बी बाई ए। पी बी बाई ए मतलब पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, सेम मीनिंग है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज गिवन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी 0.12 है, पी ए आपका 0.3 दिया हुआ है, दोनों को आपने डाला, वैल्यू डिवाइड किया, आंसर 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8। ये गिवन है। हमको निकालना है पी नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए का मतलब ए डैश, नॉट ए का मतलब ए डैश और नॉट बी का मतलब बी डैश। जब भी एंड होगा तो इंटरसेक्शन आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पी नॉट ए एंड नॉट बी का मतलब हो गया पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। हमने बताया आपको नॉट ए का मतलब ए डैश, नॉट बी का मतलब बी डैश और एंड है तो इंटरसेक्शन। अगर यही और आता तो यूनियन हो जाता, ठीक है, इंटरसेक्शन की जगह। तो एक आइडेंटिटी होती थी वहां पर कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश। अब ए यूनियन बी होल डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी बोलेंगे तो दैट मीन्स 1 माइनस ए यूनियन बी। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें इसकी तो आगे आप पी लगा दीजिए, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो आपका फाइनली यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए आपका, तो वही सेम हम यूज करेंगे कि पी नॉट ए नॉट बी मतलब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आइडेंटिटी वही लगाते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी होल डैश। तो पी ए यूनियन बी होल डैश, अब होल डैश है तो 1 में से आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स ए डैश, तो पी ए यूनियन बी होल डैश मीन्स 1 माइनस पी ए यूनियन बी। आप इसकी वैल्यू ए यूनियन बी का आपको पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, कोई बात। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, डिमॉर्गन्स लॉ बता चुका हूँ मैं आपको। तो 1/4 पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको डाला आपने तो पी ए यूनियन बी यहाँ से आपको मिल गया। ये वैल्यू यहाँ से उठा के आपको इसकी पी ए यूनियन बी की जगह आपको डालनी पड़ेगी। तो 1 में से आप 5/8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमने निकाला है, तो आंसर इसका 3/8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2 गिवन है, पी बी इक्वल टू 7/12 ये भी गिवन है और पी नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4 ये भी गिवन है। अब देखिए, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर नॉट ए एंड नॉट बी होगा तो इंटरसेक्शन आएगा और अगर नॉट ए और नॉट बी आएगा तो यूनियन आएगा, मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर नॉट ए का मतलब ए डैश, तो पी ए डैश आर है तो यूनियन हो गया और नॉट बी का मतलब बी डैश, तो पी ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू हो गई 1/4। अब पी ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब थ्योरम होता है कि ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ये होता है आपका थ्योरम होता है कि ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये होता है। तो उसी का हम यूज कर रहे हैं कि पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, और पी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश मीन्स 1 में से आप पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए। तो दिस विल ऑलरेडी गिवन 1/4, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। तो इस तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको इधर लाइए, इसको उधर दीजिए, तो अल्टीमेटली पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए आपको पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 3/4।
अब हमें निकालना है, अब हमें चेक करना है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हमको पी ए और पी बी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। पी ए और पी बी का जब हम वैल्यू डालें और प्रोडक्ट किए 1/2 इंटू 7/12 दैट इज 7/24, जो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी इस क्वेश्चन में ए और बी जो है आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। नो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन में जैसा कह रहा है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए दिया हुआ है 0.3, पी बी दिया हुआ है 0.6, तो पी ए एंड बी आपको निकालना है, पी ए एंड बी, राइट। पी ए एंड बी इज इक्वल टू, जब एंड होता है तो आपको मैंने बताया पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू पता ही है, पी बी की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई किया 0.18। नाउ सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में निकालना पी ए एंड नॉट बी। पी ए एंड नॉट बी मीन्स बी डैश, तो सीधा हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि नॉट बी का मतलब बी डैश है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो सबसे पहले आप बी डैश निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी का। तो पी बी दिया हुआ 0.6, पी नॉट बी मीन्स पी बी डैश, तो पी बी डैश मतलब 1 माइनस पी बी, क्योंकि आपको पता है कि पी बी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी। तो अब पी बी की वैल्यू डाल दीजिए 1 माइनस 0.6, दैट मीन्स पी नॉट बी की वैल्यू आ गई 0.4। अब आइए इसमें, अब चूंकि कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी ए एंड नॉट बी मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी डैश, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंसी। तो 0.3 ए की वैल्यू हो गई पी ए की, और पी बी डैश की वैल्यू 0.4 हमने निकाला है यहाँ पर, दोनों का प्रोडक्ट किया 0.12, तो सेकेंड वाले का आंसर 0.12 आ गया। अब आइए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, पी ए और बी, जब और होता है तो यूनियन होता है, मैंने आपको बताया था, तो पी ए आर बी मीन्स पी ए यूनियन बी। फिर देखिए अब यहाँ दिक्कत यह है कि पी ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको डिमॉर्गन्स लॉ की तरफ जाना पड़ेगा, वो ये है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए भी पता है 0.3, पी बी भी पता है 0.6, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई आपकी, अभी हमने निकाला है 0.18, तो ये तीनों वैल्यू आप डालेंगे तो अल्टीमेटली ऐड होकर 0.90 माइनस 0.18, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.72 हो गया। अब इसी को कंटिन्यू इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है पी नाइदर ए नॉर बी, तो नीदर ए नॉर बी मीन्स पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, नीदर मतलब ए नॉट ए, नीदर मतलब नॉट ए ठीक है, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हुआ, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स ए यूनियन बी का होल डैश, ये सेट की प्रॉपर्टी होती है कि, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश, ये प्रॉपर्टी होती है, तो पी ए यूनियन बी का होल डैश हो गया। अब देखो, अब चूंकि डैश है तो 1 में से माइनस कर सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी होल डैश मीन्स 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी हमने निकाला 0.72, तो वैल्यू डाल दीजिए 1 माइनस 0.72, तो 0.28। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार फेंका जाता है, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। सबसे बड़ी बात है कि आप डाइस को फेंकते हो तो आपके पास ऑप्शन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए कि एक डाइस को 3 बार फेंका जाए या 3 डाइस एक बार फेंका जाए, सेम सैंपल स्पेस पर होता है, ठीक है अरेंजमेंट। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक डाइस को 3 बार फेंका जाए या तीनों डाइस को एक साथ फेंका जाए, तो ऐसे समझ लीजिए तीनों डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है। तो जब तीनों डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या एक पर ऑड आवे, 2 पर ऑड ना आवे, वो अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकता है कि 2 पर ऑड आवे तो 1 पर इवन आवे। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों पर ऑड आवे। तो क्वेश्चन अब आपको ये देखना है, ए हमने माना कि
प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1, 3 और 5, ये ऑड नंबर्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6, दैट इज 1/2, राइट। अब नॉट गेटिंग ऑड नंबर मीन्स इवन नंबर, यूं कह सकते हो पी ए डैश हो गया, पी ए डैश इज इक्वल टू नॉट गेटिंग ऑड नंबर मीन्स 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1 - 1/2 क्यों, क्योंकि इवन की प्रोबेबिलिटी प्लस ऑड की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होगा, तो इस तरीके से आपका पी ए डैश की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए, तो एक पर ऑड आ सकता है, दोनों पर भी ऑड आ सकता है, हो सकता है तीनों पर ऑड आ जाए, ये तो तीनों हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वर्डिंग क्या है, पी गेटिंग एटलीस्ट 1 ऑड, तो इसीलिए पी एक पर ऑड आना तो 2 पर ना आना। हमने बोला ना कि आप डाइस अगर फेंकते हो 3 डाइस एक साथ तो क्या होगा, तीनों डाइस अरेंज करिए, अगर इस पर ऑड आया तो इस पर ऑड नहीं आएगा, ठीक है। वो प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती है कि पहले ऑड आ गया बाकी 2 पर इवन आ गया, ठीक है, या पहले पर इवन आ गया दूसरे पर ऑड, ठीक है, और तीसरे पर ऑड आ गया, तो इस तरह से आप रीअरेंज हो सकता है। दूसरा तो एक पर ऑड आना, फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर ऑड आवे, 1 पर इवन आवे, या ऐसा भी हो सकता है तीनों पर ऑड आवे, तो हमको पी एटलीस्ट 1 ऑड कह रहा है, इसलिए हमको तीनों पर ऑड लेना पड़ेगा, ये तीनों केस को, राइट। तो अब देखिए पी 1 ऑड की बात करते हैं, 1 ऑड, तो 1 ऑड में क्या हो सकता है, मान लीजिए ये आपका डाइस की फेसिंग है, जरा देखिए डाइस की फेसिंग, ये समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए इस पर ऑड आता, इस पर ऑड आता, ये फॉर ऑड यहाँ बोल चुका हूँ, तो इस पर क्या आएगा, नॉट ऑड, ये पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, पी 1 ऑड की बात कर रहा हूँ, ये एक ऑड है तो 2 पर ऑड नहीं होगा, ये अरेंजमेंट बदल सकता है कि पहले पर ऑड ना आवे, ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है ए डैश ए और ए, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है ए, ठीक है, ए डैश सॉरी, हाँ लास्ट में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये पोजीशन हो सकता है, देख लीजिए ये 3 पोजीशन हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए यहाँ पर 1/2 × 1/2 × 1/2, 1/2 × 1/2 × 1/2, यहाँ भी ये भी 1/2 × 1/2 × 1/2, 1/2 × 1/2, तीनों केस में ऐड होगा, देखिए तीनों, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तीनों की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 सेम आ रहा है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है, इसलिए 3 टाइम्स उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पी गेटिंग 1 ऑड के केस में एक ऑड 2 इवन होगा, बाय द चांस ऑड आना और ऑड ना आना दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए अरेंजमेंट चेंज होने के बावजूद ही वैल्यू वही आ रही है, राइट। दूसरा है पी 2 ऑड, 2 ऑड मतलब इन दोनों पर ऑड आवे और इस पर ऑड ना आवे, मतलब इवन आवे, ये भी अरेंजमेंट होगा तो 3 बार होगा इनका, ठीक है, तो इसलिए ये भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब कह रहा पी ऑल ऑड, तीनों ऑड आए, ठीक है, तो तीनों ऑड आएगा तो इसमें कोई अरेंजमेंट का मतलब ही नहीं, तीनों पर ऑड है, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, इसकी भी 3/8 और इसकी 1/8, तीनों को आप ऐड करेंगे तो 7/8। नौ क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। देखो 2 बॉल ड्रा की जाती है विद रिप्लेसमेंट के साथ। रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि सेकेंड बॉल जब ड्रॉ की जाती है तो भी काउंटिंग सेम होती है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हुई। तो बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप जैसे मान लीजिए पहला केस है, फर्स्ट केस है, जैसे इसी में देखिए अगर रेड बॉल निकाली जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रेड आने की 8/18 हो गई, और अगर ब्लैक निकाली जाती है तो 10/18 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पहला पार्ट ये है कि बोथ बॉल्स आर रेड, यानी PRR। तो पहले रेड निकाला 8/18, फिर दोबारा जब निकला, चूंकि रिप्लेसमेंट है इसलिए सेम टोटल नंबर होगा, तो 8/18 ये भी हो जाएगा, रिड्यूस करके आपने 16/81 बैठेगा। नाउ सेकेंड पार्ट है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। ये डिफाइंड हो गया कि पहला ब्लैक ही है, तो पहला ब्लैक है तो उसकी पॉसिबिलिटी 10/18 हो गई, इनटू दूसरा रेड लेना है तो 8/18, तो इस तरह रिड्यूस करके 20/81 हो गया। ना इसका थर्ड पार्ट है P, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसमें
इसमें दोनों पॉसिबिलिटी ली जाएगी, क्योंकि अब इसमें पोजीशन फिक्स नहीं है कि पहला ब्लैक है दूसरा रेड है, या रेड पहला है दूसरा ब्लैक है। तो दोनों पोजीशन को हमको लेना पड़ेगा। तो पी बी आर प्लस पी आर बी। तो पी बी आर मतलब वही 10/18 इंटू 8/18 प्लस वही रिड्यूस कर दिया मैंने 4/9 इंटू 5/9। तो अल्टीमेटली 20/81 प्लस 20/81, दिस विल बी टोटल 40/81। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए इज 1/2 एंड इंडिपेंडेंटली बाय बी इज 1/3। तो अगर अकेले ए सॉल्व करता है 1/2 पॉसिबिलिटी है, तो सॉल्व न करने की भी पॉसिबिलिटी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 होगा। दैट मीन्स ए डैश, पी ए डैश मीन्स नॉट सॉल्विंग बाई ए। नाउ ऐसे ही P सॉल्विंग बाई B इज 1/3 गिवन, तो P B डैश मतलब नॉट सॉल्व बाई B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। समझने की कोशिश करिएगा कि P प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मीन्स 1 माइनस P प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम इज सॉल्व प्लस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसलिए P द प्रॉब्लम इज सॉल्व मीन्स 1 माइनस P प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व मीन्स 1 माइनस P नॉट सॉल्व मतलब बाई A और नॉट सॉल्व बाई B। तो P A डैश इंटरसेक्शन B, तो दैट मीन्स 1 माइनस, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए 1 माइनस P A डैश इंटू P B डैश, दैट इज 1 माइनस P A डैश हमने निकाला हुआ है 1/2 और P B डैश भी 2/3। तो इसकी वैल्यू डाला, रिड्यूस किया, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो पहले पार्ट का जो आंसर हुआ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। नाउ सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकेंड पार्ट के लिए इसमें ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब एक बंदे ने सॉल्व करा है। तो नेचुरली जब दोनों अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक अगर सॉल्व करेगा तो दूसरा सॉल्व नहीं कर पाए, सिंपल सी बात। तो प्रॉब्लम कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाई ए, हमने ऐसे किया कि इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया कि अगर ए सॉल्व करता है तो बी सॉल्व नहीं करता, सिंपल, प्लस अगर बी सॉल्व करता है तो ए सॉल्व नहीं करता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो P सॉल्व बाई A इंटू P नॉट सॉल्व बाई B प्लस P सॉल्व बाई B देन इंटू P नॉट सॉल्व बाई A। इसकी वैल्यू लिखते हैं, P सॉल्व बाई A 1/2 गिवन है और नॉट सॉल्व बाई B यानी 2/3 हमने निकाल रखा है, इनकी वैल्यू डाला। ऐसे ही प्लस P सॉल्व बाई B मीन्स 1/3 इंटू P नॉट सॉल्व बाई A यानी 1/2, ये डाल दिया आपने, इन दोनों को दिया तो 2/6 प्लस 1/6 इज 3/6, तो रिड्यूस होके 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इसमें कह रहा है ऐसे 3 पार्ट हैं, इसमें ये बताना कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हर एक पार्ट में E और F अलग अलग लिया गया है। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, जैसे 52 पत्तों के कार्ड में से एक कार्ड ड्रा किया जाता है। तो E जो इवेंट है वो ये कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। तो 13 स्पेड कार्ड होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/52 यानी 1/4। दूसरा F कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है। तो पूरे 52 पत्तों में 4 एस होते हैं, आपको पता होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 4/52, वो ये निकल गया यानी 1/13। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है E इंटरसेक्शन F, हमारे लिए आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन होती है PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। तो अब E इंटरसेक्शन F की बात हो रही है, तो अब इन दोनों में कॉमन इवेंट क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कह रहा है कि कार्ड इज स्पेड और दूसरा कह रहा है कार्ड ड्रॉन इज एस, यानी एस ऑफ स्पेड इज द कॉमन कार्ड। तो E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P एस ऑफ स्पेड, और तो एक ही कार्ड होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी। तो इसलिए PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF फॉलो कर रहा है। E और F निकाल चुके हम, तो दोनों का प्रोडक्ट 1/52 के बराबर होगा। इसलिए पहली जो घटना है उसमें E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है। नाउ सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है ई जो इवेंट है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो आपको पता है 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, तो 26, तो ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ऐसे ही एफ है द कार्ड ड्रॉन इज किंग, तो पूरे 52 पत्तों में 4 किंग होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/52, या गया 1/13। तो अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूँ पी इंटू पी एफ करूँ तो आ गया हमारा 1/26, ठीक है। अब अगर कॉमन की बात करूँ ई और एफ में कॉमन इवेंट क्या है, कॉमन की चीज़, तो कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक और द कार्ड ड्रॉन इज किंग, यानी किंग ऑफ ब्लैक, ये मतलब हुआ। तो 2 कार्ड होंगे तो 2/52 हो गया प्रोबेबिलिटी, यानी 1/26। तो आपने देखा कि यहाँ भी पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ बन रहा, तो इसलिए ये भी सेकेंड पार्ट भी इंडिपेंडेंट हुआ। बट थर्ड पार्ट जो है आपका ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यह है कि कह रहा है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखो वेन डायग्राम मैंने बना रखा है आपको समझने के लिए। कह रहा है 60% बंदे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये देखिए 20% ये एरिया, कौन सा, ये वाला एरिया, कॉमन एरिया जो दोनों पढ़ते हैं। तो जब बात हिंदी की करेंगे तो ये एरिया पूरा हो गया, तो ये ओवरऑल 60% है, तो 20% आप कॉमन एरिया निकाल दीजिए, तो ओनली हिंदी वाले 40% बंदे हो गए, राइट। ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ओवरऑल 40% है, ठीक है, जिसमें से 20% कॉमन है। तो अगर मैं इस कॉमन एरिया को निकाल दूँ तो ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले बंदे आपके 20% होंगे, राइट। तो जैसा क्वेश्चन में आता है, कह रहा पी नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि न तो वो हिंदी पढ़ते हो न ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो कायदे से देखा जाए, अगर वेन डायग्राम से देखा जाए तो 2 सेकंड का आंसर है। ये हिंदी वाले, ओनली हिंदी वाले 40 हैं, ओनली इंग्लिश वाले 20 हो गए, और 20% ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं। तो टोटल करिए 40 + 20 60, 60 और 20 80% हो गया। तो ओवरऑल ये 100 माना जाए, तो न तो हिंदी और न ही इंग्लिश पढ़ने वाले, ये बाहर वाले होंगे, ये बाहर का गोले के बाहर वाले। तो पूरा 100 में से आप ये 80 निकाल दीजिए, तो आपका 20% बचा। तो 20% मतलब 0.20। अब फार्मूले से आ जाइए, इधर वेन डायग्राम से सीधा आ गया कि 0.20 मीन्स 1/5, राइट। अब आ जाइए इस फार्मूले के हिसाब से। तो P नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसका मतलब होता है P H यूनियन E, H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश, H यूनियन E होल डैश, दैट मीन्स 1 - P H यूनियन E, ठीक है। और H यूनियन E की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लीजिए, ये तीनों पार्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये हो गया 0.80, मतलब 80% बनेगा, तो 0.80, दिस 1 - 0.80 इज 0.20 इक्वल टू 1/5। वेन डायग्राम इज मोर कंफर्टेबल देन द फार्मूला, सिंपली। नाउ सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, find the probability that she reads English newspaper। इसका मतलब हो गया कि PE/H, मतलब ये पता है कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, हमको पता ये करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी इंग्लिश न्यूज़पेपर की जब वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई PE/H, प्रोबेबिलिटी दैट इंग्लिश न्यूज़पेपर शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर गिवन दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, दैट मीन्स PE इंटरसेक्शन H अपॉन PH, जैसा फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाला हुआ है 0.20, ये बीच का, अपॉन P प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर का पूरा, ये रहेगा 60% का, 40 + 20 60%। तो इस तरह से रिड्यूस करके 1/3 आ गया। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिंदी न्यूज़पेपर गिवन दैट शी आल्सो रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसकी वही सेम P, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो PE इंटरसेक्शन H अपॉन PE, ये इसकी वैल्यू 0.20 है ही, और इंग्लिश न्यूज़पेपर का आपका 0.40 होगा 40%। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2। नाउ अब इसी के साथ एक्सरसाइज 13.2 का जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, इजी हैं, और आप इसको खुद भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है
तो किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको भी सॉल्व करके देने की। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेयर्स थ्योरम्स मैं स्टार्ट करूँगा, राइट।